नमस्कार प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की, जहां पर हमने पिछले वीडियो के अंदर कई महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा की, कई महत्वपूर्ण चैप्टर हमने पढ़े। आज उसी के अंदर हम अगले क्रम में पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन समय में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य या राजवंश। कहने का मतलब हमने उत्तर भारत के अंदर जो कि मगध है, कनौज है, ये क्षेत्र हमने देखा, जहाँ पर उत्तर भारत में मौर्य काल, गुप्त काल, उसके बाद में वर्धन वंश, कई महत्वपूर्ण वंशों के बारे में हमने विस्तार से देखा कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण वंश आए थे, उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है कौन? एक तो विंध्य पर्वतमाला और दूसरी नर्मदा नदी, तथा विंध्य पर्वत क्षेत्र का त्रिकोणात्मक दक्षिणी भाग, कहने विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी दिशा में जो है वह दक्षिण भारत या दक्कन माना जाता है, दक्कन कहा जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि प्राचीन समय में दक्षिण भारत में कई राज्यों का या राजवंशों का उदय हुआ था, निर्माण हुआ था, जिन्होंने 6वीं शताब्दी से लगभग 10वीं शताब्दी या 12वीं-13वीं शताब्दी भी कहा जा सकता है, 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन या राज किया। अलग अलग क्षेत्रों में जो क्रम से उद्भव या निर्माण के आधार पर निम्न है, मैंने यहाँ पे क्रम से बताएंगे। दोस्तों, आज वाला वीडियो जरूर ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि दक्षिण भारत जो कि राजवंश हुए दक्षिण भारत में, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत कम ये मानो कि विद्यार्थियों के ये टॉपिक समझ में नहीं आता। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में कई राजवंश हुए जिनका इतिहास बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये भी है कि पेपरों के अंदर भी इनमें से क्वेश्चन बहुत कम, ये मानो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उठाए जाते हैं। तो हम आज दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आगामी कोई कंपटीशन हो तो उसमें दक्षिण भारत से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। यहाँ हम बात करेंगे क्रम से उनका उद्भव। कहा जाता है सबसे पहले पल्लव राजवंश आता है, उसके बाद में वातापी या वादामी के चालुक्य आते हैं, उसके बाद में वेंगी के चालुक्य आते हैं। यहाँ ध्यान देना, वातापी वाले हैं वो पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी दिशा वाले होंगे। वेंगी के जो चालुक्य हैं, वेंगी वाले ये पूर्व भारत के होंगे, जो कि उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश आएगा। उसके बाद में कल्याणी के चालुक्य, कहा जाता है कि चालुक्यों के बीच में ही राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। वातापी के चालुक्यों को हरा करके राष्ट्रकूट वंश आया था। उसके बाद में कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को हरा करके कल्याणी के चालुक्यों वंश की स्थापना की थी या राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में आता है चोल राज्य या राजवंश आता है 9वीं सदी या शताब्दी के अंदर। कहने का मतलब ये क्रम से है दोस्तों, इन्हें क्रम से ही तैयार करना जो कि अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज हम क्या बात करेंगे? प्राचीन समय में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य या वंश या राजवंश जो आए उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रही हैं, जिसके अंदर हमने देखा गुप्तोत्तर काल के अंदर हमने बात की थी। जैसे कि दोस्तों, हमने एक बार पिछले वीडियो के अंदर जिक्र भी किया था, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में जो वंश आए, जैसे कि थानेश्वर में वर्तन या पुष्यभूति वंश आया था, फिर मोखरी वंश आया था, वही गौड़ वंश है, शशांका, फिर उत्तरगुप्त है और मैत्रक वंश था, कहने को वल्लभी
सौराष्ट्र गुजरात में, ये तो उत्तर भारत के थे। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के, जो कि देखा जाता है कि दक्षिण भारत जो है उसके राजवंशों का जो इतिहास है वो दो कालों में बांटा जाता है, दो कालों में बांटा जाता है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, जहां पर कौन कौन से राजवंश आए, जो कि पहला जो माना जाता है वो कहा जाता है 100वीं ईस्वी से लेकर के और 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत में कुछ राजवंश, कुछ राज्य आए थे, जिसमें 3 का नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत जहां पर कहा जाता है कि यहां तो चेर, जो कि केरल, केरल का प्राचीन नाम क्या था, चेर था। गन्ने की खेती का आविष्कार यहीं से हुआ माना जाता है। उसके बाद में था चौल, चौल जो कि वंश। उसके बाद में यहाँ पर आएगा पांड्य, पांड्या वंश, पांड्या वंश आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पांड्या वंश। ये 3 तो इन तीनों को ही कहा जाता है संगम, संगम युग, संगम युग कहा जाता है कि सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर सबसे पहले संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। सबसे पहले अगर दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी होती है, राज्यों की जानकारी होती है, तो वो संगम युग या संगम काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 राज्य, एक तो चेर, दूसरा चोल, तीसरा पांडे, ये ध्यान में रखना है। तो ये तो बात कब की थी, 100वीं ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच। उसके बाद में कहा जाता है कि ये मानो कि गुप्तों से पहले के दक्षिण राज्य थे, दक्षिण राज्य कह दो, वंश कह दो। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद, ये तो हम कह सकते हैं पहला, जबकि दूसरा जो आएगा वो 500 ईस्वी से लेकर के और लगभग 1200 ईस्वी, कहने का लो 6ठी शताब्दी से लेकर के और 11वीं 12वीं शताब्दी तक, जो कि दक्षिण भारत में राजवंश होंगे, जो कि दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जबकि संगम युग या संगम काल का जो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, जिसमें 3 राज्य, चेर जो कि केरल का प्राचीन नाम क्या है, चेर, उसके बाद में चोल, उसके बाद में पांडे। यहां मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि चोल जो वंश है, चोल राज्य 2 बार उदय होगा। कहा जाता है कि पहले भी था 300 ईस्वी समय, उसके बाद में उसका पतन हो गया, और उसके बाद में कहा जाता है, ये देखो चोल राज्य राजवंश, जो कि विजयालय ने फिर तंजौर के ऊपर अपना अधिकार जमा के राजधानी बनाई थी, वापस आएगा 9वीं सदी में चोल। तब यहां पर मैंने बताया ये तो कहलाएगा संगम युग या संगम काल, जिसमें 3 राज्य, नंबर 1 चेर, नंबर 2 चोल और नंबर 3 पांडे। उसके बाद में जो दूसरा जो काल आएगा दक्षिण भारत के अंदर राजवंशों का, राज्यों का, ये मानो उसके अंदर हम देख सकते हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से वंश आएंगे। उसके अंदर कहा जाता है कि सबसे पहले तो यहां पर आएगा पल्लव वंश आएगा। ध्यान, 5वीं सदी में कांचीपुरम जिसकी राजधानी होगी, कांचीपुरम जिसकी राजधानी होगी, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कृष्णा नदी, जबकि यहाँ पर हम कह सकते हैं नर्मदा, और यहाँ पे तुंगभद्रा कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की 3 प्रसिद्ध नदियां हैं, 3 प्रसिद्ध नदियां हैं, जो कि यहाँ पर कौन सी है, तुंगभद्रा नदी। ये कौन सी है, कृष्णा नदी। यह है बंगाल की खाड़ी। वहीं हम देखेंगे ये है अरब सागर। वहीं हम बात करेंगे ये है हिंद
सागर, यहां पर हम कह सकते हैं श्रीलंका, श्रीलंका। तो सबसे पहले आएगा पल्लव। आगे सुनिए दोस्तों, पल्लव 5वीं सदी में 575 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक राज करेगा पल्लव वंश, पल्लव राज्य कह दो। उसके बाद में पल्लव के बाद में जो आएंगे वह वातापी के चालुक्य। यह है यहाँ पर वातापी, वातापी के, बादामी भी कहा जाता है, वातापी इनकी राजधानी थी इसलिए इन्हें वातापी कहा जाता है। जबकि इसे हम पश्चिम चालुक्य भी कह सकते हैं, पश्चिम चालुक्य भी कह सकते हैं। बादामी जो कहा जाता है कि 6ठी-7वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ था, ये राज्य अस्तित्व में आया था। उसके बाद में बेंगी, बेंगी के चालुक्य जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कह सकते हैं, चालुक्य भी कह सकते हैं। कहने के लिए चालुक्य दोनों दिशाओं में थे, जो कि पश्चिमी तरफ वातापी, पूर्व की तरफ थे वो बेंगी। ये इनकी राजधानी थी इसलिए इनके ये नाम हुए थे, ये नाम पड़े थे, ये धारणा। उसके बाद में आता है, इनके बाद में इनके बीच में ही राष्ट्रकूट वंश आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वीं सदी में कब आता है? 8वीं सदी में आता है राष्ट्रकूट वंश। दंती दुर्ग ने जो चालुक्य का अंतिम शासकता उसको मार करके, कौन था? कीर्तिवर्धन द्वितीय जो वातापी चालुक्य का अंतिम शासक था, उसे मार करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करेगा, राज्य की स्थापना करेगा, ऐसा माना जाता है 8वीं सदी में। फिर कहा जाता है कि राष्ट्रकूट का उदय चालुक्यों के पतन के बाद हुआ, उनको मार करके हुआ, उनको हरा करके हुआ। तो ये भी माना जाता है कि राष्ट्रकूट को हरा करके ही ये मानो कि कल्याणी जो कि हैदराबाद के पास में है, कल्याणी चालुक्यों का निर्माण। कहने हो राष्ट्रकूट के पहले भी चालुक्य और बाद में भी चालुक्य थे, जो 9वीं सदी में आएंगे, कल्याणी के चालुक्य। और उसके बाद में आएगा चोल चोल राजवंश, जो दोनों में ही है। याद रखना, संगम युग में भी था चोल पहले, और ये मानो कि गुप्तोत्तर काल में भी था चोल, जो कि 9वीं सदी 850 से लेकर के और 1279 तक राज करेगा। तो यहाँ पर ये क्रम याद रखना है दोस्तों, ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले पल्लव राजवंश आएगा, उसके बाद में वातापी चालुक्य आएंगे, उसके बाद में बेंगी चालुक्य आएंगे, उसके बाद में राष्ट्रकूट आएगा, उसके बाद में कल्याणी चालुक्य आएंगे, उसके बाद में चौल। ये क्रम मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर ध्यान में रखना है। हो सकता है, मेरा विश्वास है कि आपके ये समझ में आएगा। दक्षिण भारत के राजवंश जिनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, बस ये दोनों क्रम याद रखना। जबकि यहाँ तो दक्षिण भारत में कौन आए? पल्लव, वातापी, राष्ट्रकूट, बेगी, कल्याणी और चौल। जबकि इससे पहले जो आए थे उसमें याद रखना चेर, पांडे और चौल, ये 3 याद रखना। आज हम क्रम से देख रहे हैं, जबकि संगम युग हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे। आज हम बात करेंगे जो कि 500 से 1200 ईस्वी के बीच में दक्षिण जो भारत था उसकी स्थिति कैसी थी, कौन कौन से राजवंश थे, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो हमने देखा कि दक्षिण भारत किसको कहा जाता है, कि उत्तर भारत के बारे में हमने पिछले कई वीडियो के अंदर देखा था कौन कौन से राजवंश आए थे गुप्तोत्तर काल में। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, जिसमें याद रखना पल्लव राजवंश सबसे पहले नंबर 1, दूसरा वातापी के चालुक्य,
तीसरा वेंगी के चालुक्य, चौथा राष्ट्रकूट वंश। हालांकि इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से देखा भी था, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत के अंदर मैं इसे वापिस बता रहा हूँ। नंबर 5 आएगा कल्याणी के चालुक्य और छठा आएगा चोल राज्य या राजवंश, जो पहले भी था संगम युग या काल के समय। इसमें दोस्तों आपको क्या याद रखना है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में बात कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं जो कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। और बड़ा इतिहास है इनका, वहाँ तक हमें नहीं जाना है, ना पूछा जाता है। हाँ, अगर आरएस, आईएएस या अन्य कोई थ्योरिकल पेपर देते हो तो आपको ये जरूर विस्तार से पढ़ना चाहिए, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें आप इतना नॉलेज रखते हो तो बहुत ही बढ़िया है, जिसके अंदर आप क्या क्या देखोगे। संस्थापक कौन था, राजधानी क्या थी, प्रतापी शासक कौन हुए, अंतिम शासक कौन था, विशेष टिप्पणी, महत्वपूर्ण तथ्य, बातें, कार्य, उपलब्धियां। प्रमुख राजवंशों का विवरण। पल्लव राजवंश, संस्थापक था सिंह विष्णु, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे कहा जाता है बप्पा देव, लेकिन सिंह विष्णु इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजधानी बनाई थी कांचीपुरम। प्रतापी शासक, प्रतापी शासक क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि यह शासक कौन से वंश का था, कौन से राज्य का था, तो उस समय ये कई नाम जरूर ध्यान में रखना, और ये दक्षिण भारत के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महेंद्र वर्मन प्रथम और द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय, वर्मा कह दो या वर्मन एक ही बात है। अंतिम शासक ये जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, अंतिम शासक कौन था, अपराजित, जबकि संस्थापक सिंह विष्णु। ये दो जरूर ध्यान रखना। राजधानी कांचीपुरम, राजधानी कांचीपुरम। उसके बाद में इसकी विशेष बातें हम देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं इसके हम देख सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। देखो पल्लवों में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, ये है पल्लवकालीन मंदिर। अनेक मंदिर बनवाए इसने। मत विलास प्रहसन नाटक भी लिखा था। महेंद्र तालाब खुदवाया था 610 में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था इसको, हालांकि बाद में अगला शासक उसको हरा देगा ऐसा माना जाता है। उसके बाद में 12वीं कहा, महेंद्र वर्मन प्रथम के ही दरबार में था, जो कि 12वीं। उसके बाद में आता है 12वीं ने कीर्तार्जुनियम महाकाव्य लिखा था। सिंह विष्णु के दरबार में ये काव्य था। इसको संरक्षकता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है कि 12वीं का प्रसिद्ध ग्रंथ कीर्तार्जुनियम, कई बार तो ये ग्रंथ ही पूछ लिया जाता है, महाकाव्य किसके शासनकाल में, सिंह विष्णु, जो कि पल्लव राजवंश। 12वीं ने कीर्तार्जुनियम ग्रंथ की रचना किस राजवंश के शासनकाल में की, तो पल्लव राजवंश से। शासक कौन था उस समय, सिंह विष्णु। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, तो इसका सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम सौर मंदिर, जो रथ मंदिर बनवाए थे 7 वराह मंदिर का निर्माण भी पल्लव राजवंशों के शासनकाल में ही हुआ था। और ये भी ध्यान रखना, दंडी पल्लव राजवंश के अंदर ही, ये मानो कि दंडी उसके दरबार में था। किसके समय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय दंडिन उसके दरबार में ही था, जिसने लिखा था 10 कुमार चरित्र महाकाव्य। अति महत्वपूर्ण है, दंडिन की रचना कौन सी है, 10 कुमार चरित्रम।
किसके शासनकाल में? याद रखना, नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव राजवंश। तो ये हमने देखा पल्लव राजवंश के बारे में, जो कि संस्थापक याद रखना है, राजधानी और अंतिम शासक। विशेष बात याद रखनी है, 12वीं का कीर्तार्जुनियम सिंह विष्णु के समय, उसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय कांची के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम शोर मंदिर जो 7 रथ मंदिर हैं, और उसके बाद में दंडी भी इसी के दरबार में था। उसके बाद में आता है अगला, वातापी के चालुक्य संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। संस्थापक तो जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद में वातापी इनकी राजधानी, जिसे वादामी भी कहा जाता है, इसी के कारण तो इसका नाम वातापी के चालुक्य हुआ। उसके बाद में इसके प्रमुख शासक कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य द्वितीय। उसमें पुलकेशिन द्वितीय महत्वपूर्ण है, ये जरूर ध्यान में रखना है। अब देखो इसके अंदर अंतिम कीर्तिवर्मन द्वितीय, अंतिम शासक और संस्थापक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में इन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहा गया है। ऐहोल अभिलेख, ये महत्वपूर्ण है। ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी संस्कृत में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। इसकी रचना किसने की? रवि कीर्ति ने की थी। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को भी इसी ने हराया था। उसके बाद में तीसरा है बेंगी के चालुक्य, जिसकी स्थापना किसने की थी? याद रखना, विष्णुवर्धन ने की थी। राजधानी बेंगी जो कि हैदराबाद के पास में, इसीलिए तो इसे बेंगी के चालुक्य कहा जाता है। इसके प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था, जयसिंह प्रथम था, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय और तृतीय, जयसिंह द्वितीय, और याद रखना विष्णुवर्धन तृतीय। विष्णुवर्धन तृतीय इसका अंतिम शासक था। कहा जाता है बेंगी के चालुक्यों के समय में पटकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी है। तो ये था तीसरा बेंगी के चालुक्य। उसके बाद में चौथा आता है राष्ट्रकूट वंश, जो कि पिछले वीडियो में विस्तार से हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसकी स्थापना संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, जो कि राजधानी मालेखेत। हालांकि पहले इसकी राजधानी गुजराती बात में कहा जाता है, इसकी राजधानी है वो मानेखेत रखी जाती है। उसके बाद में कर्सन प्रथम प्रतापी शासक गोविंद तृतीय ध्रुवे, प्रतापी शासक था गोविंद तृतीय। अमोघ वर्ष, ये इसका प्रतापी शासक, शक्तिशाली शासक माना जाता है, कर्सन तृतीय। उसके बाद में अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय, करक द्वितीय इसका अंतिम शासक था। संस्थापक और अंतिम शासक जरूर ध्यान में रखना है। कर्सन प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ था। कहनो राष्ट्रकूट वंश का ये मानो कि अंत किसके द्वारा, पतन किसके द्वारा हुआ था? कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा हुआ था, और उद्भव भी चालुक्यों के ही द्वारा हुआ था, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं ये वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। वे संस्कृत कन्नड़ साहित्य के पोषक भी थे। अरबों ने, जो अरबी लोग हैं, अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा, ये कहो कि बलराज संबोधित किया है। और इसी वंश में याद रखना अलोरा, जो कि कितनी गुफाएं मानी जाती है? 34, जो कि एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के ही सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उसके बाद में आता है नंबर 5
कल्याणी के चालुक्य, जो कि तेलप द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक, जबकि राजधानी थी कल्याण, जो कि आप देखोगे कल्याण हैदराबाद के पास में ही है कल्याण। सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठम, इसका प्रतापी शासक हुआ था। सोमेश्वर तृतीय, तेलप द्वितीय और तृतीय, सत्याश्रय, ये इसके प्रमुख प्रतापी शासक हुए थे। अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर चतुर्थ इसका अंतिम शासक था, अंतिम शासक था, जो ध्यान में रखना है। इसका उद्भव राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ, ये हम बार बार चर्चा भी करेंगे। सोमेश्वर प्रथम ने मालेखेत से कल्याणी राजधानी बनाया। सोमेश्वर प्रथम कोपम कुंडल संगनम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह हारा था। विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संमत चलाया था राज्यारोहण के समय, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में उसकी राज्यसभा में, ये महत्वपूर्ण है, विक्रमादित्य षष्ठम की राज्यसभा में विलहण और विज्ञानेश्वर राज्य कवि या विद्वान रहा करते थे, जबकि विलहण की प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देव चरित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। विलहण की प्रसिद्ध रचना विक्रमांक देव चरित्र, इसके लेखक कौन है? विलहण। और विज्ञानेश्वर का है मिताक्षरा, प्रसिद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखना, जिसे हिंदू कानून या विधि ग्रंथ माना जाता है। कहने का मतलब मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। ये किसके दरबार में थे दोनों? याद रखना, ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारणियां जरूर बनाना। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश या राज्य हैं जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में चोल राज्य या राजवंश, विजयालय किसने स्थापना की थी? विजयालय ने तंजौर में। और राजधानी किसे बनाया? तंजौर को राजधानी बनाया था, तमिलनाडु का क्षेत्र। आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये इसके प्रतापी शासक माने जाते हैं। वीर राजेंद्र प्रातंक प्रथम, ये इसके प्रतापी शासक थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था, जो हमने चर्चा की ना शुरू में, संगम काल या संगम युग, प्राचीन दक्षिणी भारत के राज्यों के ऊपर, जिसमें चोल, तो उसमें से एक है ये चोल, पांडे और चेर या केरल जिसको कहा जाता है। आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित, उसको हराया था। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ये 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिसे मंडलम कहा जाता था। सोने का जो सिक्का होता था चोल वंश में, उसे कासू कहलाता था, कासू कहा जाता था। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। ये देखो चोल वंश की जो नटराज की शिव मूर्ति जो आपके सामने दिख रही है चित्र के द्वारा, जो कि नटराज शिव की प्रतिमा, ये चोल वंश के अंदर ही सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है मूर्ति कला में। चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। और याद रखना, चोल वंश के अंदर आयातीत की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु थी तो वो घोड़े सबसे ज्यादा आयात किया करते थे। ये प्रमुख थे जो कि घोड़े प्रमुख माने जाते हैं। ये दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश। दोस्तों इसे जरूर तैयार करना है, याद रखना कौन कौन से वंश आए थे, उसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। संस्थापक, राजधानी, प्रतापी शासक, अंतिम शासक, विशेष टिप्पणी, महत्वपूर्ण तथ्य, बातें, कार्य, उपलब्धियां जो मैंने अंडरलाइन की है उनको तो जरूर ध्यान में रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के राजवंश है जिन्हें आप विस्तार से देख सकते हो कि कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से
राजवंश थे, इन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हो, अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हो कि कौन कौन से राजवंश उस समय दक्षिणी भारत में शासन करते हैं। तो ये आज हमने बात की दक्षिण भारत के जो प्रमुख 6 या राजवंश कह दो उसके बारे में हमने विस्तार से देखा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।